एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो यूरोप के आधे से भी अधिक समृद्ध है, जहां सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक निवासी की वार्षिक आय $8,000 होनी चाहिए, फिर भी एक तिहाई आबादी $2 से भी कम प्रतिदिन पर जीवन यापन करती है। यह है गैबोन, मध्य अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, हालांकि ये प्रतिदिन 2 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। और यहाँ एक ऐसी प्राकृतिक घटना मौजूद है जिसे वैज्ञानिक कभी असंभव मानते थे। जर्मनी के आकार का ये क्षेत्र, जिसका 88% भाग जंगल से आच्छादित है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 9 लोग रहते हैं, और आधुनिक दुनिया से अनभिज्ञ जनजातियां आज भी जंगलों में छिपी हुई हैं। यहाँ 2 अरब साल पहले प्रकृति ने बिना मानवीय हस्तक्षेप के एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया, जहाँ से घातक इबोला वायरस पूरी दुनिया में फैला और राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर होता है। 1972 में ओक्लो में फ्रांसीसी भूवैज्ञानिकों ने यूरेनियम अयस्क की खोज की, जिसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप की मात्रा असामान्य रूप से कम थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई परमाणु बम के लिए गुप्त रूप से यूरेनियम चुरा रहा था। निरीक्षण, संदेह और जांच का सिलसिला शुरू हुआ जब तक कि वैज्ञानिकों को एक अविश्वसनीय तथ्य का पता नहीं चला। अरबों साल पहले यहाँ एक प्राकृतिक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई थी जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक जारी रही। 2 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे सरल बहुकोशिकीय जीवों के अस्तित्व में आने से भी पहले भूजल यूरेनियम और अनुकूल भूविज्ञान ने परमाणु विखंडन और विशाल ऊर्जा के उत्सर्जन के लिए परिस्थितियां बनाई। यह ग्रह पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एक प्राकृतिक परमाणु रिएक्टर मौजूद है, और वैज्ञानिक अभी भी ओक्लो का अध्ययन कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित रूप से कैसे संग्रहित किया जाए, यह देखते हुए कि प्रकृति अरबों वर्षों से ऐसा करने में सक्षम रही है। गैबोन का 88% हिस्सा शुद्ध भूमध्य रेखीय जंगल है, जहां पेड़ 70 मीटर तक ऊंचे उगते हैं। उनकी घनी छतरी इतनी मोटी होती है कि दिन के समय भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। आर्द्रता साल भर 90% बनी रहती है। तापमान कभी भी 30 डिग्री से नीचे नहीं गिरता, और बिना तैयारी के इस जंगल में रहना किसी झुलसा देने वाले सोना में फंस जाने जैसा है। बस बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन जंगल का मुख्य खतरा गर्मी नहीं है। ये दुनिया के सबसे घातक वायरसों में से एक इबोला बुखार का घर है, जो संक्रमित लोगों में से 90% तक को कुछ ही दिनों में मार देता है। ये वायरस फल खाने वाले चमगादड़ों में रहता है, बंदरों में फैलता है और उनसे मनुष्यों में, जिससे आंखों, नक, मुंह और आंतरिक अंगों से रक्तस्राव होता है और अंततः पूर्ण दुर्बलता हो जाती है। गैबोन का जंगल इबोला का एक प्राकृतिक भंडार है, और अफ्रीका में इस बीमारी का लगभग हर बड़ा प्रकोप यहीं से शुरू हुआ है, इस घने दुर्गम जंगल में जहां आज तक किसी भी सभ्य व्यक्ति ने कदम नहीं रखा है। इन्हीं जंगलों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पश्चिमी मैदानी गोरिल्लाओं का 40% हिस्सा रहता है, लगभग 35,000, और यह पृथ्वी पर आखिरी जगह है जहां इनकी आबादी अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर है। पश्चिमी गोरिल्ला अपने पहाड़ी रिश्तेदारों की तुलना में शांत और सौम्य होते हैं। इनके सिर पर विशिष्ट लाल रंग के बाल होते हैं, और इनका वजन 270 किलोग्राम तक और लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। पिछले 25 वर्षों में इन प्राइमेट्स की आबादी में 60% की गिरावट आई है। शिकारी मांस के लिए इनका शिकार करते हैं, और जो समूह पकड़े जाने से बच गए हैं वे उपर्युक्त इबोला वायरस से सामूहिक रूप से मर रहे हैं। ये वायरस गोरिल्लाओं को उसी दर से मारता है जिस दर से मनुष्यों को, और जीव विज्ञानी नियमित रूप से जंगल में मृत प्राइमेट्स के पूरे परिवार समूहों को पाते हैं, जो कुछ ही दिनों में आंतरिक रक्तस्राव की पीड़ा से मर जाते हैं। हर दिन गैबोन की भूमिगत खदानों से 2 लाख बैरल तेल निकाला जाता है, जिससे कुल निर्यात राजस्व का 90% प्राप्त होता है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये देश महाद्वीप के सबसे धनी देशों में से एक है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष $8,000 कैमरून या कांगो जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में 4 गुना अधिक है, और यूरोपीय संघ के सबसे गरीब देशों बुल्गारिया या रोमानिया के लगभग बराबर है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गैबोन के 1/3 लोग प्रतिदिन $2 से भी कम पर जीवन यापन करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में बिना पानी, बिजली, स्वच्छता या स्वास्थ्य सेवा के जबकि तेल का पैसा पानी की तरह बहता रहता है। सारा मुनाफा कुछ सरकारी समर्थकों के जेब में चला जाता है, जिनके पास पेरिस में विला मोनाको में नौकाएं और करोड़ों डॉलर के स्विस बैंक खाते हैं। फ्रांस ने 1885 में इन जमीनों पर कब्जा कर लिया और इन्हें कैरिबियन में बागानों के लिए महोगनी, आबनू, सहाती, दांत और गुलामों के स्रोत में बदल दिया। उपनिवेशवादियों ने सालाना हजारों टन कीमती लकड़ी काटी और उसे यूरोप भेजकर आलीशान फर्नीचर, वाद्य यंत्र और महल की सजावट का सामान तैयार करवाया। 1960 में गैबोन औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया, लेकिन फ्रांसीसी सैनिक अभी भी देश में तैनात हैं। भी प्रमुख कंपनियां फ्रांसीसी स्वामित्व वाली हैं और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पेरिस से नियंत्रित होती है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय मुद्रा CFA फ्रैंक भी गैबोन में नहीं बल्कि फ्रांस में छपती है यूरो से जुड़ी हुई है और फ्रांसीसी राजकोष द्वारा समर्थित है, जिससे स्वतंत्रता के 65 साल बाद भी देश आर्थिक रूप से निर्भर है।
1967 में उमर बोंगो ओंडिम्बा ने सत्ता हथिया ली और अगले 41 वर्षों तक 2009 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने देश पर ऐसे शासन किया मानो वो उनकी निजी संपत्ति हो। 4 दशकों में बोंगो परिवार ने पेरिस में 33 आलीशान बंगले कोट डी अजूर पर 9 आलीशान विला नौका, एक रोल्स रॉयस, एक फेरारी और गैबोन के वार्षिक बजट से भी अधिक मूल्य के स्विस बैंक खाते अर्जित किए। जब उमर की स्पेन के एक अस्पताल में कैंसर से मृत्यु हो गई तो उनके बेटे अली बोंगो ने राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया मानो सत्ता किसी मध्ययुगीन राजशाही में वंशानुगत होन की गणतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित। पिता और पुत्र ने मिलकर 56 वर्षों तक शासन किया, चुनावों को एक धांधलीपूर्ण तमाशा बना दिया, न्यायपालिका को विपक्ष पर नकेल कसने का हथियार बना दिया और मीडिया को सत्ताधारी परिवार के प्रचार का मुखपत्र बना दिया। 30 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ ही मिनटों बाद अधिकारियों के एक समूह ने राष्ट्रीय टेलीविजन भवन पर लाइव प्रसारण के दौरान कब्जा कर लिया। सेना ने अली बोंगो के तख्ता पलट की घोषणा करते हुए एक बयान जारी किया। राष्ट्रपति को उनके महल से ही गिरफ्तार कर लिया गया और राजधानी की सड़कें तुरंत हजारों लोगों से भर गईं, जो नाचते गाते और खुशी से नारे लगाते हुए एक सत्तावादी शासन के अंत का जश्न मना रहे थे। इस तख्ता पलट का नेतृत्व रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर जनरल ब्रिस ओलेगी नगुएमा ने किया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से 2 साल के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराने और सत्ता को एक नागरिक सरकार को सौंपने का वादा किया था। लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। सेना आराम से सत्ता में काबिज है और किसी को भी विश्वास नहीं है कि गैबोन वास्तव में एक लोकतंत्र बनेगा कि एक और सैन्य तानाशाही में तब्दील हो जाएगा। देश की राजधानी लिब्रेविले विरोधाभासों का शहर है, जहां तेल कंपनियों की गगनचुंबी इमारतें 5 सितारा होटल और सुरक्षा गार्डों से घिरी ऊंची दीवारों और स्विमिंग पूल वाले विला केंद्र में स्थित हैं। लेकिन केंद्र से 3 किलोमीटर दूर जाते ही नजारा बदल जाता है और जंग लगे लोहे और गत्ते से बनी झुग्गियां नजर आती हैं, जहां पीने का पानी, सीवेज या बिजली नहीं है और बच्चे चूहों और कचरे के ढेरों के बीच खेलते नजर आते हैं। अरबों डॉलर का तेल उनके पैरों के नीचे मौजूद होने के बावजूद, जिसे हर दिन निकाला और बेचा जाता है, 33% आबादी प्रतिदिन $2 से भी कम पर गुजारा करती है। जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष है। 10 में से एक बच्चा 5 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाता है और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण प्रसव के दौरान 5 में से एक महिला की मृत्यु का वास्तविक खतरा रहता है। जर्मनी के आकार के क्षेत्र में केवल 2.5 मिलियन लोग रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 9 व्यक्ति है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। लेकिन स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। कम जन्म दर, उच्च शिशु मृत्यु दर और युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण जनसंख्या में वृद्धि नगण्य है, जो पहला अवसर मिलते ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। 30 वर्ष से कम आयु के 70% गैबोनियन यूरोप या अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देखते हैं, क्योंकि वहां न तो रोजगार है, पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न ही भविष्य की कोई संभावना। इस दर से गैबोन की जनसंख्या 50 वर्षों में आधी हो सकती है और ये विशाल समृद्ध क्षेत्र वीरान होकर एक उजाड़ जंगल में तब्दील हो जाएगा, जहां वीरान भूतिया कस्बे बिखरे पड़े होंगे। गैबोन के घने जंगलों में पिग्मी लोगों के आखिरी समूह रहते हैं, लगभग 140 सेंटीमीटर लंबे। ये लोग, जिनके पूर्वज 10,000 साल पहले इन जंगलों में बसे थे। बाका और बाबिंगा जनजातियां जंगल के हर पौधे को जानती हैं। जहां यूरोपीय लोग पानी नहीं खोज सकते, वहां भी पानी ढूंढ सकती हैं। पेड़ों के रस से घावों का इलाज करती हैं, धनुष और जहरीले बाणों से शिकार करती हैं और सभ्यता से बिल्कुल अलग थलग रहती हैं। 10,000 से भी कम पिग्मी बचे हैं और उनकी संख्या हर साल घटती जा रही है। चीनी लकड़ी काटने वाली कंपनियां उनके जंगलों को काट रही हैं और पर्यटकों और कामगारों से फैलने वाली बीमारियां कुछ ही हफ्तों में पूरे गांवों को तबाह कर रही हैं। 20 से 30 वर्षों में आखिरी पिग्मी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और मानवता जंगल में जीवित रहने के उस हजारों साल पुराने ज्ञान को खो देगी, जो इन लोगों ने सैकड़ों पीढ़ियों में अर्जित किया है और जिसे किताबों में नहीं लिखा जा सकता। लिब्रेविले देश की राजधानी और एकमात्र वास्तविक शहर है जिसकी आबादी 8 लाख है, यानी गैबोनियन आबादी का 1/3 हिस्सा अटलांटिक तट पर एक ही जगह पर रहता है। बाकी सभी तथाकथित शहर वास्तव में 2 से 3 हजार निवासियों वाले बड़े गांव हैं, जिनमें एक कच्ची सड़क, कुछ दुकानें और एक बाजार है, जो सैकड़ों किलोमीटर के घने जंगल में गुम हो जाते हैं। शहरों के बीच लगभग कोई सड़कें नहीं हैं, गड्ढों वाली कच्ची सड़कें हैं जिन पर शुष्क मौसम में केवल जीप से ही चला जा सकता है और बरसात के मौसम में तो महीनों तक यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। अधिकांश लोग देश भर में यात्रा करने के लिए नदी की नाव या छोटे हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतने घने जंगल में सड़कें बनाना बेहद महंगा और व्यर्थ है। अफ्रीका में एक पुरानी लोक कथा प्रचलित है कि गैबोन के घने जंगलों में हाथियों के रहस्यमय दफन स्थल छिपे हुए हैं, ऐसी जगहें जहां बूढ़े हाथी मरने आते हैं और अपने पीछे टन भर दांत छोड़ जाते हैं।
खजाने की खोज करने वाले और साहसी लोग 100 से अधिक वर्षों से इन रहस्यमय कब्रिस्तानों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिले। हालांकि स्थानीय शिकारी दावा करते हैं कि उन्होंने हाथी दांत और दांतों के पूरे खेत देखे हैं। लाम्बारेने शहर में एक अस्पताल है जिसे 1913 में जर्मन चिकित्सक अल्बर्ट श्विट्जर ने बनवाया था, जिन्हें बाद में अफ्रीकी जंगलों में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। श्विट्जर ने अपने जीवन के 52 वर्ष गैबोन के जंगलों में बिताए, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों का कुष्ठ रोग, मलेरिया और नींद की बीमारी का इलाज किया, और उनका अस्पताल आज भी चल रहा है, जहां मध्य अफ्रीका के सभी हिस्सों से मरीज आते हैं। गैबोन की अटलांटिक महासागर तक पहुंच है और इसकी 850 किलोमीटर लंबी तटरेखा मछली और समुद्री भोजन से समृद्ध है, लेकिन ये जलक्षेत्र जहाजों के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बन गया है। गिनी की खाड़ी को आधिकारिक तौर पर समुद्री डकैती की विश्व राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ सोमालिया के तट की तुलना में जहाजों पर अधिक हमले होते हैं और समुद्री लुटेरे कहीं अधिक क्रूर और हथियारों से लैस होते हैं। वे तेल टैंकरों, मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नावों पर हमला करते हैं, चालक दल को मार डालते हैं या फिरौती के लिए उन्हें बंधक बना लेते हैं। तेल को छोटे टैंकरों में भरकर लाखों में काला बाजार में बेच देते हैं। गैबोन की नौसेना में कुछ पुरानी गश्ती नौकाएं हैं जो शारीरिक रूप से 800 किलोमीटर की तटरेखा की निगरानी करने में असमर्थ हैं, इसलिए समुद्री लुटेरे दशकों से लगभग बिना किसी रोक टोक के सक्रिय हैं। पिछले 20 वर्षों में चीन ने गैबोन में अरबों डॉलर का निवेश किया है, बंदरगाहों, सड़कों, बिजली संयंत्रों और अस्पतालों का निर्माण किया है, जिससे वो देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और फ्रांस को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। चीनी कंपनियों ने मूल्यवान लकड़ी, लौह अयस्क, मैंगनीज और यहाँ तक कि तेल क्षेत्रों के लिए लकड़ी काटने के अधिकार खरीद लिए हैं। राजधानी में पूरे नए जिले बसाए हैं और अधिकतर चीनी श्रमिकों को रोजगार दिया है। इसके बदले गैबोन को बाजार दर से अधिक ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होता है, जिसे अगले 30 से 40 वर्षों में चुकाना होगा। इस प्रकार प्रभावी रूप से फ्रांसीसी औपनिवेशिक निर्भरता को चीनी ऋण बंधन में बदल दिया गया है। स्थानीय निवासी इस बात से नाराज हैं कि चीनी उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उन्हें कम वेतन दे रहे हैं, बिना किसी पर्यावरण नियमन के जंगलों को काट रहे हैं और देश के सभी संसाधनों का निर्यात कर रहे हैं, जिससे गैबोन वासियों के पास ऋण और बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं बचा है। गैबोन अफ्रीका के सबसे बड़े अभिशाप का सटीक उदाहरण है। तेल, बहुमूल्य लकड़ी, खनिज और अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण के विशाल भंडार वाला ये देश आज भी गरीब और अस्थिर है। समृद्धि के लिए आवश्यक हर चीज इसके पास है, सैकड़ों अरबों के संसाधन, कम जनसंख्या और समुद्र तक पहुंच, लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार और बाहरी हस्तक्षेप इस स्वर्ग को धरती पर नरक में बदल रहे हैं। 2023 के सैन्य तख्तापलट के बाद सैद्धांतिक रूप से देश के पास नए सिरे से शुरुआत करने का मौका था, लेकिन अफ्रीकी इतिहास गवाह है कि सैन्य शासन शायद ही कभी स्वेच्छा से जनता को सत्ता सौंपते हैं। गैबोन का भविष्य अधर में लटका है। या तो ये देश सफल लोकतंत्रीकरण और तेल संपदा के उचित वितरण का एक दुर्लभ उदाहरण बनेगा, या फिर ये उन दर्जनों अफ्रीकी देशों के रास्ते पर चलेगा जो भ्रष्टाचार और गरीबी के बंधक बने हुए हैं। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस ना करें। हम हर बात को संक्षिप्त और सटीक रखते हैं।